कल हम लोग बात कर रहे थे आपका इस सूत्र पे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया ये भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता में किस हद तक स्थान इसको दिया गया है। हम लोगों ने देखा था कि अगर जो करता है कार्य का वो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई काम कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है, आशयपूर्वक कर रहा है, ज्ञान से कर रहा है कि उससे उस व्यक्ति को अपहानि कारित होगी। किस रूप में? उपहति के रूप में। किंतु घोर उपहति या मृत्यु इसे न तो कारित करने का आशय और न उसके घटित होने की संभाव्यता ये कार्य के कर्ता को ज्ञात है। और कार्य जिस व्यक्ति के प्रति हो रहा है उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, तो सेक्शन ये घोषित कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि व्यक्ति के द्वारा यानी किसी कर्ता के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो अपहानि उसे कारित करता है तो उस व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं। ध्यान जो रखना था वो सिर्फ इतना कि साक्ष्य मृत्यु कारित करने का आशय या साक्ष्य घोर उपहति इसे कारित करने का आशय या इसकी संभाव्यता, इसके घटित होने की संभाव्यता ये आपको ज्ञात नहीं होनी चाहिए। इन एक्चुअल वो घटित भी हो जाए तो उसे दुर्भाग्य माना जाएगा और उसके कारण से कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पर आ जाए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी। और पिछले सेक्शन को हमने कंपेयर भी किया था किससे? हत्या के एक्सेप्शन से, जो एक्सेप्शन नंबर 5 था। क्योंकि कंपेयर करना इसलिए आवश्यक हो रहा था क्योंकि जब हम एलएलबी में पढ़ते थे तब तो आईपीसी में ये सेक्शन था ये जानते भी नहीं थे, क्योंकि तब तो हमारी मान्यता यही थी कि अगर पढ़ना ही है तो फिर वकालत क्यों करनी, एलएलबी क्यों करनी? एलएलबी में कोई पढ़ा जाता है? वो तो जो किताबों में लिखा वो चलता ही नहीं, वहां तो कुछ और चल रहा है। लेकिन शनै शनै जब हम समझे कि नहीं जो लिखा है वही चलेगा और उसे पढ़ना बेहद जरूरी है, तो जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया तो हमें जहां पर भ्रम होता था वो यहीं पर होता था कि जब हम उसे हत्या के एक्सेप्शन नंबर 5 से कंपेयर करते थे, क्योंकि वहां भी 18 या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और उसे मृत्युकारक क्षति दी गई है और उसके कारण से कर्ता का कृत्य हत्या तो नहीं मान रहे लेकिन पूर्ण मुक्ति ये मिल रही हो ऐसी बात भी नहीं है। वहां ये नहीं कह दिया कि इस प्रकार का कृत्य अपराध नहीं है, ये नहीं घोषणा की, क्योंकि यहां ये कह दिया कोई बात अपराध नहीं है। यहीं से सेक्शन शुरू हो रहा है। तो द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द सेक्शन वो अपने में एक डिक्लेरेशन ये लिए हुए हैं कि वो बात अपराध है ही नहीं। और जबकि हत्या का जो एक्सेप्शन नंबर 5 हम देख रहे थे उसमें दायित्व में कमी ये तो आती है। वो कहता है हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध होगा, तो डेफिनेटली जो लाइबिलिटी होगी कार्य के कर्ता पे, जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे कि अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये किया है तो आपकी जो लाइबिलिटी है उसका विस्तार ये काफी हद तक कम हो जाएगा उस बात की अपेक्षा जबकि आपके ऊपर हत्या के लिए दायित्व तो रखा जाए। उस दशा से आपकी लाइबिलिटी काफी कम हो जाएगी। तो वहां दायित्व के विस्तार में कमी आती है, किंतु आपका कृत्य
निर्दोष कृत्य मान लिया जाए, यह स्थिति नहीं है। और जबकि यहां कृत्य में निर्दोषिता यह उत्पन्न हो जाती है, कृत्य निर्दोष हो जाता है। कृत्य के संबंध में, कृत्य की प्रकृति के संबंध में शिक्षण बिल्कुल शुरुआत में घोषित कर देता है कि कोई बात अपराध नहीं है। दैट इज वाई आई हैव कंपेयर्ड बोथ दीज सेक्शंस। और वहां हम लोगों ने देखा कि वहां जानबूझकर मृत्यु की जोखिम ये उठाई जा रही थी। ये ठीक है कि जोखिम जो उठा रहा था वो भी सम्मत था, लेकिन आप भी जानबूझकर मृत्यु की जोखिम उत्पन्न कर रहे थे। और जबकि यहां पहली लाइन बोल रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है, क्योंकि अपराध का कर्ता, उसमें मृत्यु कारित करने का या घोर उपाधि कारित करने का कोई आशय नहीं है और न उसकी संभाव्यता ज्ञात है। दोनों बातें उसने बिल्कुल क्लियर कर दी। और जब ये दोनों सिचुएशन एब्सेंट हैं तो फिर कार्य के कर्ता पर उसके कृत्य से उत्पन्न दुष्परिणामों के लिए यदि वे मृत्यु या घोर उपाधि के रूप में आए तो दायित्व तो रखा जाना न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जाएगा। अब आप कहेंगे उपाधि, ठीक है ना, तो उपाधि वहां न्यायोचित क्यों मानी गई, वो दृष्टांत बता रहा है कि आमोदार्थ पटेबाजी करने को सहमत हुई। मीनिंग देयर बाय द इलस्ट्रेशन क्लैरिफाई द सिचुएशन कि देयर में भी लॉफुल जस्टिफिकेशन, कुछ न्यायोचित ऐसे न्यायोचित हो सकते हैं, कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन हो सकते हैं जिनके आधार पर साक्ष्य उपहधिकारित करने को, ठीक है, इंटेंशनल हर्ट कारित करने को अपराध की कोटि से बाहर कर दिया जाए। और इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत वहां पर जोड़ा गया। तो ये सारी स्थिति हम लोगों ने कल देखी थी। अब सम्मति के संबंध में अगली सिचुएशन, और जो अगली सिचुएशन आएगी जो सेक्शन 88 आईपीसी और सेक्शन 26 बीएनएस इसमें दी गई है। अब यहां जो पिछले सेक्शन से अंतर आएगा वो अंतर ये होगा कि यहां किसी भी अपहानि को कारित करने की अनुमति, किसी भी, कोई अपहानि, कोई स्पेसिफिकेशन, कोई एक्सेप्शन, कुछ नहीं माना, कोई भी अपहानि कारित करने की अनुमति कार्य के कर्ता को मिल जाएगी और उस व्यक्ति के प्रति कारित करने की अनुमति मिल जाएगी जिसकी आयु के संबंध में सेक्शन 9 में, ठीक है, आयु के संबंध में सेक्शन कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चूंकि अगला सेक्शन 89 आयु के संबंध में कुछ कह देगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर आयु ऐसी है जैसी 89 या 27 में वर्णित है, तब तो वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और अदरवाइज सेक्शन 88 या 26 ये एप्लीकेबल होगा। तो आयु के संबंध में जो यहां स्थिति है उसे विविक्षित रूप से क्लियर किया गया है, ऐसा माना जा सकता है, अभिव्यक्त रूप से क्लियर नहीं किया गया है जैसा कि पिछले सेक्शन में क्लियर किया गया है। तो ये माइन्यूट से फर्क है जो आपको दिखना चाहिए, और जब ये फर्क दिखते हैं तभी कानून पढ़ने का मजा है, तभी कानून पढ़ने का आनंद है। और ये फर्क देखेंगे आप तो बड़ा रुचिकर लगता है सारा कुछ। और
एक चीज और, कानून के शब्दों को कभी सीमित नहीं करिए, ये ठीक है कि वेदर इट इज सेक्शन 26 or 27, meaning thereby whether it is section 88 or 89, always, ठीक है, always तो मैं कहें, generally these sections are used to protect the medical practitioner, लेकिन यहां जो शब्दावली उपयोग हुई है वो शब्दावली इन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर तक सीमित करती है, यह बात नहीं है, ठीक है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर तक सीमित नहीं करती। अब क्योंकि यह एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये सारे सेक्शन सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर तक सीमित है, तो फिर आपको या कानून की फील्ड के किसी भी आदमी को यह इजाजत नहीं है कि वो इन सेक्शंस की सीमा को या इन सेक्शंस की परिधि को सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर तक सीमित कर दें। ये अलग बात है कि यूजुअली दे आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन देयर मे बी सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, और एक्सेप्शनल सिचुएशन के आधार पर आपसे अक्सर प्री में एक इलस्ट्रेशन बनाकर पूछा जाता है। एक व्यक्ति है, उसे जंगली जानवर ने पकड़ लिया, उसकी पुकार पर यह जानते हुए कि गोली उसे भी लग सकती है, आप गोली चला रहे हैं और बाई चांस जानवर को नहीं लगती, उसी को लगती है, और हो सकता है जानवर से वो बच भी जाता है, लेकिन आपकी गोली से नहीं बचा। आफ्टर दैट यू आर कमिटिंग नो ऑफेंस बिकॉज यू आर एक्टिंग बोनाफाइडली, ठीक है ना, आप सद्भाव पूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके कृत्य को हम चोट पहुंचाने वाला है या फिर उसकी मृत्यु कारित करने वाला तो तब माने जब उस कृत्य के पीछे आपका मृत्यु कारित करने का आशय हो, ठीक है, आपका आशय उसकी सहायता करने का है। अब यह अलग बात है, हमने आपसे कई बार चर्चा में कहा है कि तलवार तो निरपेक्ष है, तलवार का कोई स्वभाव नहीं होता, वो तो धर्म की रक्षा के लिए भी उठ सकती है और अधर्म के प्रचार और प्रसार इसके लिए भी उठ सकती है। तलवार तो राम के हाथ में भी है और तलवार तो रावण के हाथ में भी है। ये तलवार किसके हाथ में है, चीजें तो इससे निर्धारित हुई। तो व्यक्ति की मृत्यु ये स्वयं में कोई परिणाम नहीं घटित कर सकती है। व्यक्ति की मृत्यु को कारित करने वाले का आशय, उस मृत्यु के पीछे किसी व्यक्ति की सुरक्षा का है, उसका आशय जिसने मृत्यु कारित की है वही ये तय करेगा कि इस कार्य के कर्ता को दंड अथवा पुरस्कार इसमें से क्या मिलना चाहिए। इस कार्य के आधार पर निर्णय करना ये कानून की दुनिया में कम से कम अलाउड नहीं है, और ये कानून की दुनिया में नहीं, भगवान की दुनिया में भी, ईश्वर भी, ठीक है, आपके आशय के मुताबिक परिणाम देता है, ठीक है, और शायद इसीलिए कानून को भगवान का दर्जा यही मिलता है। तो आप देखेंगे सेक्शन में क्या कहता है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
द पर्सन इज एक्टिंग बोनाफाइडली विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट होम, ठीक है, दैट एक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द एक्टर, ठीक है, और कैसे, ठीक है, उसके फायदे के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, और उससे उसको मृत्यु कारित करने का आशय बिल्कुल नहीं, ठीक है। कहता है कोई बात जो मृत्यु कारित करने के, अब उसने बात शब्द का प्रयोग कर लिया है, अपहानि उपहानि सब हटा दिया। उसने कहा कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए, और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विविक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, यानी कार्य का जो करता है वो जानबूझकर ऐसी बात कर रहा है जिससे कोई अपहानि ये उस व्यक्ति को हो सकती है जिसने सम्मति दी है, या कर्ता का आशय है कि हम उसे अपहानि कारित करेंगे, किसे, जिसने सम्मति दी है, ठीक है। कहता ना कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, जानबूझकर कारित कर रहा है, कारित करने का आशय है या कारित होने की संभाव्यता, उसकी संभावना ये कर्ता को ज्ञात है, और फिर भी कर रहा है, फिर भी कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि सद्भाव पूर्वक वो ऐसा सोचता है कि इस बात का किया जाना उस व्यक्ति के प्रति फायदेमंद है जिसके प्रति वो इस काम को कर रहा है, उसकी सम्मति से, उसने सम्मति भी दी है, और वो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि इस कार्य से इस व्यक्ति को जिसके प्रति वो ये काम करने जा रहा है फायदा होगा, ऐसा उसका विश्वास सद्भाव पूर्वक है। ये अंधविश्वास नहीं है उसका, ये उसका सद्भाव पूर्वक विश्वास है, और सद्भाव पूर्वक विश्वास, सद्भाव पूर्वक शब्द परिभाषित है, वेल डिफाइंड है और वेल एक्सप्लेन्ड है। एट मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर टर्म, और हर बार यह बात आई है कि जब सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी, और सम्यक ये हमेशा कहां देखा जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में, जो संदर्भ है उस संदर्भ में चीजों को देखा जाएगा, ठीक है। संदर्भ की बात तो एविडेंस एक्ट में करता है, वे तथ्य जो अन्यथा विसंगत हैं, सुसंगत हैं, यदि वे विवादित तथ्यों के को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाते हैं, वैसे तो विसंगत हैं, लेकिन जब हम फैक्ट इन डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में उनको देखते हैं तो वे अत्यधिक सुसंगत हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या मिस्टर ए के मिस्टर बी से अवैध संबंध है? दर्शित यह किया जाता है कि मिस्टर ए की पत्नी 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही, मिस्टर ए की पत्नी से उनके फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए रात के 11 बजे बी के घर खाना खाने पहुंचे हैं। मिस्टर ए अक्सर बी के घर में जाते देखे जाते हैं। मिस्टर ए अक्सर वहीं खाना खाते हैं। ये परिस्थितियां क्या शो करती हैं, ठीक है। ये सारे तथ्य विसंगत हैं, ठीक है, अन्यथा सुसंगत तथ्यों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। खाना खाना अवैध संबंधों की गवाही नहीं है, ठीक है। खाना कोई कहीं खा सकता है,
किसी जिसका पत्नी से झगड़ा है उसका अवैध संबंध है किसी से, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब संदर्भ में देख रहे हैं तो वे तथ्य जो अन्यथा विसंगत हैं, सुसंगत हैं, यदि वे विवादित तथ्यों को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाते हैं, ये चूंकि अत्यधिक अधिसंभाव्य बना रहे हैं, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, दैट इज व्हाई दीज फैक्ट्स विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट, ठीक है ना। तो वही बात, सम्यक सतर्कता काहे में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, यह हमेशा संदर्भ में देखी जाएगी। जो संदर्भ है, संदर्भ क्या, जंगली जानवर ने मिस्टर ए को पकड़ लिया, वो सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं, इट इज द कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें हम गोली चला रहे हैं, भले ही हम बहुत अच्छे निशानेबाज नहीं है, बहुत अच्छे निशानेबाज नहीं, लेकिन हमने कभी इससे पहले बंदूक चलाई ही नहीं, ठीक है। तब हो सकता है, तब भी हम कह रहे हैं हो सकता है कि मेरा काम सेक्शन 26 की सीमा से बाहर चला जाए, लेकिन अगर शेर ने पकड़ लिया है और छूटने की संभावना नहीं दिख रही, तो भले ही पहली बार गोली चला रहे हैं, फिर भी ठीक ही है, ठीक है, क्योंकि मेरे गोली चलाने से एक बार यह संभावना है कि शेर से छूट जाए, अन्यथा तो मरा ही है, ठीक है ना। तो केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर में, बाकी सिचुएशंस में भी इन सेक्शंस का विस्तार हो सकता है। शर्त केवल इतनी कि कार्य का कर्ता सद्भाव पूर्वक, यानी सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी के साथ यह विश्वास करता हो कि वॉट एवर ही इज गोइंग टू डू दैट इज बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन हु हैज कंसेंटेड फॉर दैट एक्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। अगर यह सिचुएशन मिल रही है तो डेफिनेटली ये जो डूअर है, ये जो कार्य का करता है, ये कोई अपराध नहीं करता। कारण यह है कि यहां एब्सेंस ऑफ मेंसरिया है, उसमें दुराशा नहीं है, उसमें एक बोनाफाइड इंटेंशन मौजूद है टू प्रोटेक्ट, ठीक है, हिज लाइफ, और ही बोनाफाइडली बिलीव दैट एक्ट इज गोइंग टू फेवर दैट पर्सन, वो उसके पक्ष में है, ऐसा वो सद्भावपूर्वक विश्वास करता है। और उसका जो विश्वास है वो सद्भावपूर्वक है, वो अंधविश्वास भी नहीं है, ठीक है। या तो अंधविश्वास हो कि उसके पास अपने विश्वास के लिए कोई आधार मौजूद ही ना हो, ठीक है, वो जिंदगी में उसने चाकू पकड़ा नहीं और पिक्चर देख के गोली निकालने बैठ गए पेट की, ठीक है। धर्मेंद्र की पिक्चर देख ली कि उनने कहा चाकू गरम करो, और उनने, हीरोइन ने ऐसे करके रखा और चाकू गोली निकाल दी, ये भी निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। जबकि इन्हें सर्जरी की एबीसीडी नहीं मालूम, तब आप बोनाफाइडली एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब बात गलत हो जाएगी। लेकिन इफ यू आर एक्टिंग बोनाफाइडली, और बोनाफाइडली ये परिस्थितियों में देखा जाएगा। अब हो सकता है पिक्चरों की भांति गोली निकालना ये भी ठीक हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ठीक है, दुश्मन की पोस्ट में है, चारों ओर से घिरे हुए हैं, कमांडर के गोली लगी है, ठीक है, कमांडर और हम दो ही लोग हैं, अगर गोली नहीं निकाली तो रक्तस्राव से मर जाएगा। हमें संदेश प्राप्त हुआ है पोस्ट से कि 1 घंटे में आपको पहुंच रही है, ठीक है, रिलीफ, आप कैसे भी रोको 1 घंटे, ठीक है। अब अगर रक्तस्राव होने दें तो हो सकता है मर जाए, जहर फैले इसलिए मर जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि लाओ हम ही निकालते हैं, ठीक है। सिचुएशन यहां बोनाफाइडली एक्ट करना अलग बात हो सकती है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा।
और इसीलिए हर मुकदमे का ट्रायल होता है, इसीलिए हर मुकदमे का विचारण होता है, क्योंकि कानून एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड देता है। उस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के मुताबिक विशेष मामले के तथ्य अपराध का गठन कर रहे हैं या एक निर्दोष कृत्य इसका होना इंगित कर रहे हैं, इसी का विचारण और इसी का न्याय निर्णयन न्यायालय के माध्यम से होता है। और इसीलिए प्रत्येक मामले में साक्ष्य और प्रत्येक मामले में बहस और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कानून का है। तय यह होना है कि यू आर एक्टिंग बोनाफाइडली और यू आर एक्टिंग मेलाफाइडली और यू आर एक्टिंग नेग्लिजेंटली। ठीक है ना, कई चीजें हो सकती हैं। इफ यू आर एक्टिंग नेग्लिजेंटली then you are liable to be punished. No doubt, your punishment should be lightly. You must be punished lightly. ठीक है, but you should be punished. If you are acting malafidely, तब तो फिर ठीक ही है, फिर तो आपसे निपटा ही जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों पर विचारण चलता है। तो सेक्शन 26 आप देखेंगे क्या कहता है, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, यानी बोनाफाइड इंटेंशन है, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, ठीक है, और कोई भी आशय हो सकता है, ठीक है, मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं, देखिए घोर उपाधि कारित करने का आशय है, ठीक है, लेकिन मृत्यु कारित करने के आशय से घोर उपाधि कारित करने का आशय नहीं है। घोर उपाधि कारित करने का आशय यह भी कहना गलत है, क्योंकि घोर उपाधि कारित करने का आशय का मतलब है घोर उपाधि कारित करना ही प्रमुख उद्देश्य है, और जबकि यहां घोर उपाधि कारित करना सहायक उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य उसे पीड़ा से मुक्त करना है, जो मुख्य उद्देश्य उसे बचाना है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि घोर उपाधि कारित करने का भी आशय है, इसीलिए उसने ये बात लिखी नहीं। उसने केवल इतना ही लिखा, उसने लिखा कि कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए बाबा सद्भाव पूर्वक की जाए। अब व्यक्ति की उम्र नहीं बताई है, वहां कहा था 18 वर्ष, यहां उम्र नहीं बताई है, उसने कहा किसी व्यक्ति को, लेकिन अगले में उम्र बता देंगे। इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर अगले सेक्शन में जो उम्र बताएंगे वहां तक का व्यक्ति है तो अगला सेक्शन आएगा, उस उम्र से ऊपर का व्यक्ति है किंतु 18 से नीचे का है तो 26 आएगा, और 18 से ऊपर का है तो वो जाएगा। और साथ ही साथ सिचुएशन के मुताबिक स्थितियां रहेंगी, ठीक है। तो यहां कहता है जिसके फायदे के लिए बाबा सद्भाव पूर्वक की जाए, और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विविक्षित सम्मति दे दी हो। नॉर्मली ये डॉक्टरों का प्रोटेक्शन करती, क्योंकि तुम जाते हो विविक्षित सम्मति देते हो, डॉक्टर के सामने बैठ जाते हो, वो कहता भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम जाते हो ओटी में टेबल पर लेट गए तो विविक्षित सम्मति आपने दी, और तुम्हारे फायदे के लिए वो ऑपरेशन कर रहा है, सर्जन है, सद्भाव पूर्वक कर रहा है, और वो ऐसा ऑपरेशन कर रहा है जिसमें 1000 में 1 आदमी बचता है, 999 मर जाते हैं, ठीक है। तो अपहानि की संभाव्यता उसे ज्ञात है कि मृत्यु तक की अपहानि हो सकती है, उसकी संभाव्यता ज्ञात है, किंतु मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, आशय जीवन बचाने का है। तो संभाव्यता क्या है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसी किसी अपहानि के कारण वो अपराध नहीं है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो इस व्यक्ति को जिसने सम्मति दी है अभिव्यक्ति अभिविक्षित सद्भाव पूर्वक इस व्यक्ति द्वारा कारित की जाए, जानबूझकर जिसका कारित होना, ठीक है, इसके द्वारा आशयित हो या जिसके कारित होने की संभाव्यता इसे ज्ञात हो। तो पता है 999 मरते हैं, एक ही बचता है, फिर भी क्योंकि सद्भाव है इसलिए यहां किसी अपराध के होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए शुरुआत में कहा कोई बात अपराध नहीं है,
और यहां व्यक्ति की उम्र चूंकि नहीं बताई, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे 28 सेक्शन आएगा और पहले आईपीसी में 90 ये सेक्शन था। वहां सम्मति देने में समर्थ व्यक्ति परिभाषित हुआ है कि सम्मति देने में समर्थ हो, तो वहां कहा है 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति सम्मति देने में समर्थ है यदि उसकी सम्मति तथ्य के भ्रम या क्षति आदि के भय या लोभ में डालकर प्राप्त नहीं की गई है। आएगा अगला सेक्शन, और वहां यह भी कहेगा जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो। जब हम लोग रेप के सेक्शन पर पहुंचेंगे तो वहां सम्मति देने के लिए स्पेसिफिकली विधायिका ने 18 वर्ष की महिला को अधिकृत माना है, तो वहां ये 12 वर्ष नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो रहा है, वहां 18 पढ़ा जाएगा। और जहां स्पेसिफिकली उम्र नहीं खुली है वहां क्या मानेंगे 12 वर्ष, यानी धारा 26 का एप्लीकेशन हो। इसके लिए यदि किसी व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष उसे सद्भाव पूर्वक अपने प्रति कोई काम करने की अनुमति दी है जो कार्य के कर्ता के मस्तिष्क के मुताबिक, उसके विचार के मुताबिक उसके लिए फायदेमंद है, पुरुषोचित खेल व्यायाम आदि के लिए दे रहा है, तब तो अगला पिछला सेक्शन जाएगा। यहां फायदे के लिए कुछ काम करने की अनुमति वो अपने प्रति ये दे रहा है और कार्य का कर्ता सद्भाव पूर्वक उसके फायदे के लिए संबंधित कृत्य उसके प्रति कर रहा है, और उसके कारण यदि इस व्यक्ति को अपहानि हो जाए तो किसी प्रकार के दोष की कल्पना या किसी प्रकार के अपराध की कल्पना ये दंडविधि नहीं करती और यह व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। दृष्टांत इस सिचुएशन को और स्पष्ट करेगा। और एक चीज खूब समझ लें, दृष्टांत कभी भी धारा के शब्दों को सीमित नहीं कर सकता। धारा के शब्दों को समझने का माध्यम जरूर है दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत ये कभी भी धारा के शब्दों को सीमित नहीं कर सकता। और निर्वचन में ये सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि उद्देशिका स्टैट्यूट को समझने का माध्यम जरूर है कि स्टैट्यूट क्यों लागू हुआ और जिस लिए लागू हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति, जो स्टैट्यूट के शब्द हैं उन्हें उदारता पूर्वक अर्थान्वयित करने से प्राप्त होगा उद्देश्य की पूर्ति। अगर स्टैट्यूट के शब्द उदारता पूर्वक अर्थान्वयित किए जाएं तो होगी, या सीमित अर्थान्वयन उनका किया जाए तो होगी। इस सब काम के लिए उद्देशिका इस्तेमाल में आती है, किंतु उद्देशिका के शब्द स्टैट्यूट के अभिव्यक्त शब्दों को सीमित नहीं कर सकते। ठीक है, उद्देशिका स्टैट्यूट को समझने का माध्यम जरूर है, लेकिन स्टैट्यूट के नियंत्रण का साधन उद्देशिका हो ये नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर अभिव्यक्त रूप से कोई फंडामेंटल राइट ये दिया गया है और वो फंडामेंटल राइट उद्देशिका में वर्णित आदर्शों के विरुद्ध प्रतीत हो तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो अभिव्यक्त प्रोविजन है। उद्देशिका संविधान के या कोई स्टैट्यूट हो उसकी व्याख्या के लिए उपयोग होगी, लेकिन उस स्टैट्यूट के शब्दों को या उनके विस्तार को कहीं सीमित कर दे उद्देशिका, ये बिल्कुल असंभव है। यही फार्मूला हम दृष्टांत के साथ भी लागू करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन इज द की टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द सेक्शन, but you cannot control the express words of the section through illustration. ये नहीं कर सकते आप, you are not permissible for that. ठीक है, तो आप देखें दृष्टांत क्या कह रहा है, का एक शल्य चिकित्सक
इसी कारण ऐसा मान लिया जाता है कि मानो इस सेक्शन का विस्तार सिर्फ डॉक्टरों तक है। नो, यूजुअली इट इज यूज्ड। ठीक है, दैट इज व्हाई इलस्ट्रेशन ऑफ दिस स्टाइल हैज बीन अटैच्ड बाय द लेजिस्लेचर विद दिस सेक्शन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेक्शन का विस्तार सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर तक है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहता है का एक शल्य चिकित्सक, सर्जन है वो, यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र कर्म से, यानी एक सर्जरी से, एक ऑपरेशन से, या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से, ठीक है, यानी पेनफुल डिजीज, ठीक है, उससे ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता उसमें है। पेनफुल डिजीज है, उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, यह संभाव्यता उसे ज्ञात है कि इफ आई विल एडमिनिस्टर द ऑपरेशन ऑन दैट पर्सन देन डेथ लाइकली बी कास्ट। ठीक है, ही इज वेल नोन ऑफ दिस fact. After that, he took the decision, ठीक है, to get operated that patient, and unfortunately, that person has got dead. ठीक है, then the doctor has committed no offense because he is acting for the safety of that person, for the safety of life ऑफ दैट पर्सन। वो उसे मारने के लिए ऑपरेशन नहीं कर रहा था। तो क्या कहता है? कहता है जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय से या की सम्मति से या पर वह शस्त्र कर्म करता है, काने कोई अपराध नहीं किया, भले ही ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप वो मर जाए, तो कोई अपराध नहीं किया। और क्योंकि यहां इस व्यक्ति की आयु के बारे में कोई बात नहीं कही गई और संदर्भ से भी कुछ अन्यथा प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए सेक्शन 6, ठीक है, आईपीसी और सेक्शन 3 उसके प्रभाव से एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव पूरी आईपीसी में वही माना जाएगा, पूरी बीएनएस उसमें वो माना जाएगा। तो चूंकि अगले सेक्शन यानी 28 में सम्मति देने के लिए समर्थ व्यक्ति की आयु ये बताई गई है, इसलिए अगर संदर्भ से कुछ अन्यथा प्रतीत नहीं हो रहा और व्यक्ति की जो सामर्थ्य है सम्मति देने के संबंध में उसके बारे में कोई निर्णय करना है तो उसी सेक्शन के मुताबिक करना पड़ेगा, यानी सेक्शन 28 बीएनएस या सेक्शन 90 आईपीसी। और तब इस व्यक्ति की आयु 12 वर्ष या उससे ऊपर मान ली जाएगी, ठीक है ना। और यह व्यक्ति अपने फायदे के लिए सम्मति देने में समर्थ माना जाएगा किसी भी व्यक्ति को। और यूजुअली ये सेक्शन या इस सेक्शन के उपयोग के आधार पर 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति डॉक्टर्स को सम्मति देते हैं, ठीक है ना, और डॉक्टर इसके माध्यम से प्रोटेक्ट होते हैं। अगला सेक्शन देखें, अगला सेक्शन कह रहा है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक, ठीक है, यह विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अब यहां संरक्षक की सहमति आ रही। अब एक तो सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये कि आप हर शब्द को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर लेते हैं। हर शब्द का अर्थ आपने अपने हिसाब से निकाल रखा है। भ्रष्टाचार, मीनिंग देयर बाय, किसी ने पैसे ले लिए, पैसे बस नहीं लिए, बाकी कुछ भी किया आपके हिसाब से वो बड़ा, ठीक है, सच्चरित्र तो न कहें लेकिन भ्रष्टाचारी भी नहीं है आपके हिसाब से।
भ्रष्टाचार इज इक्विवेलेंट टू रिश्वत, ये मान लिया है आपने। जबकि देयर में भी सेवरल टाइप ऑफ करप्शन, करप्शन के अनेकों प्रकार हैं। लेकिन साहब आपके हिसाब से भ्रष्टाचार मीनिंग देयर भाई रिश्वत। हर चीज आपने अपने हिसाब से समझ ली। फायदा मीनिंग देयर भाई पैसों का फायदा, जबकि फायदे में पैसों का फायदा अंतर्निहित है, लेकिन फायदे के अनेकों प्रकार के हैं। फायदा कोई एक प्रकार का थोड़ी है। ठीक है, लाभ किसी के लिए पैसों का लाभ यह महत्वपूर्ण है, किसी के लिए ख्याति का लाभ यह महत्वपूर्ण है। कोई कहता है कि सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, और कोई कहता बेवकूफ हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनके सामने सर झुकाओ, आगे बढ़ो, फिर इनके जोर से लात मारो, एक टीप मारो, इनके क्या कर लेंगे? और कोई कहता है कि चलो हम ये भी क्यों करें, सर झुकाना ही तो है, झुका लेंगे। एक बार जिंदगी मिली, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कथई कहानी तो है। ठीक है ना? कुछ लोगों का सिद्धांत तो यह भी है ना कि जो भी है इसी जन्म में है, जिंदगी के पार कुछ नहीं। ठीक है ना? जिंदगी के पार क्या है किसने देखा? तो कुछ का सिद्धांत यह कि जो मिल रहा है ले लो। तो लाभ की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए एकमात्र यूनिवर्सल लाभ नहीं है। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आपने अनावश्यक अपने दिमाग को सीमित कर रखा है। सीमित करने का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन फिर भी कर रखा है। चीजों को पूरे विस्तार में न समझने की कसम सिखाई है। संरक्षक शब्द आया है। संरक्षक का मतलब माता पिता भी होता है, लेकिन माता पिता से अलावा भी होता है। संरक्षक का मतलब माता पिता ही नहीं है, लेकिन संरक्षक आप कुछ ऐसे अकस्टम्ड हैं कि मां बाप यही मान लेंगे। बच्चा अगर स्कूल में तो संरक्षक प्रिंसिपल है। कई बार मां बाप भी लेने जाते हैं, पहचानते नहीं होते, वो कहते वापस जाओ, हमारा कर्मचारी आपके घर छोड़कर आएगा, क्योंकि हम घर जानते हैं, हम आपको नहीं जानते। आप मां बाप हो या नहीं हो, हमें क्या मालूम। आप कहते बच्चा बुलाओ, तो बच्चा तो उनको भी मम्मी कहता है जो मम्मी नहीं है उसकी। ठीक है, ये तो प्रेम पर आधारित है। बच्चा बहुत लोगों को मम्मी कहता है। ठीक है, तो हर कोई मम्मी तो नहीं हो जाएगा। तो बच्चे की बात नहीं मान सकते हम। कह रहा होगा मेरा कर्मचारी एक घर से बच्चे को लेकर आता है, हमें यह मालूम है कि वही घर बच्चे का है, हम वहीं छुड़वाएंगे, हम आपको क्यों दे रहे हैं? आप संरक्षक उस वक्त नहीं है, संरक्षक स्कूल है। बच्चे की चोट लग जाए, बोर्डिंग है, कोई जरूरी थोड़ा तुम्हारे पड़ोस में किंडर गार्डन है वहीं बच्चा पढ़ेगा। बोर्डिंग है, वहां चोट लग गई बच्चे के, तुम जब तक पहुंचोगे तब तक तो जाने क्या होगा। सम्मति तो तुरंत चाहिए। कौन देगा? संरक्षक देगा। और बालक, इसका मतलब क्या हुआ? 12 वर्ष से कम, क्योंकि 12 वर्ष या उससे ऊपर है तब तो वो खुद देगा। 12 वर्ष से कम है या विकृत चित्त है। ठीक है, विकृत चित्त है तब भी वो तो अपने बारे में डिसीजन कर ही नहीं सकता, संरक्षक करेगा। और विकृत चित्त कोई जरूरी नहीं घर में ही हो। ठीक है, विकृत चित्त विकृति, अब वही बात, विकृत चित्त मतलब पागल समझ रखा है आपने। जबकि आपसे पिछले ही बार चर्चा हुई जब सेक्शन 84 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चित्त विकृति, या सेक्शन 22 पर जब चर्चा कर रहे थे कि चित्त विकृति नशे के कारण हो सकती है।
अगर नशा आप लगातार कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो आपका दिमाग ऐसी दशा में पहुंच जाएगा जहां आप विकृत होंगे। और हमने आपसे कहा था कि तब आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भर्ती किया जाता है और वहां आपके माँ बाप घर वालों को भी मिलने की कोई सुविधा नहीं होती। बड़े कठिन नियम बिल्कुल जेल जैसे लागू होते हैं और वो आपको ना तो फ्रीक्वेंटली मिलने देंगे और ना अकेले मिलने देंगे। अपने सामने मिलवाएंगे, क्योंकि माँ बाप भी बड़ी अजीब चीज होते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दिन तक सिगरेट नहीं पी, अच्छा एक दिला दो, इनने दिला दी कि चलो एक ही तो पी लेगा, और एक पीते ही उनकी 6 महीने की मेहनत गई पानी में। जैसे इनने एक पी वैसे ही 6 महीने की मेहनत गई। अब फिर नया हो गया मसला, और इनने तो यही माना कि अरे एक ही तो है, इतना रो रहा है, इतना परेशान है, और रोएंगे परेशान तो आप होंगे ही होंगे, क्योंकि शरीर नशा मांग रहा है। शरीर नशा मांग रहा है। हमें ये नहीं मालूम ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, नहीं पीते, हम पूछ भी नहीं रहे, लेकिन चाय तो पीते हो। सिर्फ चाय ना मिले, सिर्फ चाय ना मिले तो आपका शरीर काम करने से इनकार करता है पूरी एकाग्रता के साथ। और इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो आदतन नशा करता है उसे नशे की डिमांड उसका शरीर करता होगा और उसे प्रॉब्लम होती है, और बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती है। आपने अभी ड्रग एडिक्ट देखे नहीं है, उनके पेट में वाकई होगा, वाकई होगा, वो झूठ नहीं बोलते। और इसलिए डॉक्टर्स होते हैं जब आपका शुरू होगा, ठीक है, जिसे कहें नशे के प्रभाव से मुक्त करना उनके शरीर को, तो दवाएं देनी पड़ती, इंजेक्शंस लगेंगे, ड्रिप लगती है, सारे काम होंगे। क्योंकि हमारे एक मित्र थे, अब तो है ही नहीं, कैंसर से मरे, ठीक है, और जब कैंसर का उनका ऑपरेशन हुआ तो चूंकि वो मसाला खाते थे खूब ढंग से, तो स्थिति यह थी कि उन्हें लास्ट में डॉक्टर्स के द्वारा एक चिप आती है, ठीक है, वो ऐसे शरीर में चिपका दी जाती है, उससे तंबाकू अंदर जाती है। तो 4-6 घंटे के लिए वो लगानी पड़ी, तब जाकर के उन्हें कुछ चैन आया। ये तो मसाले की स्थिति है, ठीक है। तब आप सोचो कि जो इंटॉक्सिकेट, जहां नशे छुड़ाए जा रहे हैं, वहां स्थिति क्या होती होगी। तो इसलिए वो आपको मिलने नहीं देते, और अकेले तो बिल्कुल नहीं, अलाउड ही नहीं करते। और आप मां बाप हो, लेकिन इस समय आप संरक्षक बिल्कुल नहीं हो। संरक्षक वो अथॉरिटीज हैं जिनके पास व्यक्ति है, और वो नशेड़ी नहीं है, विकृत चित्त है, चित्त विकृति है उसके अंदर, ठीक है। तो विकृत चित्त, इसको भी आप सीमित अर्थों में न समझें। सीमित अर्थों में कोई चीज नहीं। कानून इसलिए हर चीज को समझने के लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड देता है। वो कहता है चित्त विकृति किसमें, या विकृत चित्त कौन है? वो जो कार्य के किए जाने के समय कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, कार्य का दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना जानता ही नहीं। ऐसा किस कारण है हमें मतलब ही नहीं, किसी भी कारण हो। प्राकृतिक कारणों से स्थायी तौर पर है, इससे भी मतलब नहीं। बीमारी के कारण है, अस्थायी रूप से है, किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से है, नशे के कारण है, हमें कोई लेना ही देना नहीं। देयर इज ए ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, when that will be satisfied there will be no liability, otherwise there will be a liability। तो कानून अपने में एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड देता है, उसने शब्द प्रयोग किया संरक्षक। मां बाप भी कह सकता था, नियर रिलेटिव ये भी कह सकता था, न तो उसने नियर रिलेटिव कहा, न उसने मां बाप कहा, न उसने फ्रेंड कहा,
किसी शब्द की बात नहीं की उसने। एक शब्द प्रयोग किया, गार्जियन। और गार्जियन क्या, आप कौन होते हैं? वार्ड। वार्ड की हिंदी क्या है? प्रतिपाल्य। ठीक है, गार्जियन के बेटा बेटी ये शब्द नहीं होते हैं, गार्जियन का वार्ड होता है। और वहीं से शब्द निकलता है वार्डन, इसीलिए आजकल में वार्डन होते हैं, संरक्षक वे हैं। तो अगर व्यक्ति विकृत चित्त है, यह व्यक्ति बालक है, यानी विधि अनुसार सम्मति देने में समर्थ नहीं है, और विधि सम्मति देने में समर्थ मानेगी कब? जब वो 12 वर्ष से उससे अधिक आयु का है, यदि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न होता हूं। तो अगर 12 वर्ष से नीचे है तो उसके संबंध में सम्मति संरक्षक देगा। और अगर संरक्षक ने सम्मति दी है तो फिर इस विकृत चित्त और बालक के हित में सद्भाव पूर्वक अगर किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो काम अपराध नहीं है। लेकिन चूंकि कानून असमर्थ या उन व्यक्तियों के अत्यधिक पक्ष में है जो अपनी चिंता खुद नहीं कर सकते, चित्त विकृत या जो गार्जियन, जो आपके बालक हैं, वे अपने हित के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। तो ये ठीक है कि संरक्षक उनका संरक्षक है, इसलिए उसे सम्मति देने के लिए समर्थ कर दिया जाए। लेकिन इस दुनिया में कलयुग तो छोड़ो, जब कलयुग से पूर्व के युग हिंदू मेथोडोलॉजी के मुताबिक थे, तब भी संरक्षकों ने अपने प्रतिपालियों के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार किया है, ऐसा देखने में नहीं आता। धृतराष्ट्र संरक्षक ही थे पांडवों के, और उनके साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। ठीक है, लाक्षागृह जलाने का प्रयत्न, बचपन में ही भीम को जहर देकर मारने का प्रयत्न, ठीक है, और किसी और ने किया होता, ठीक है, तो वो फांसी लटका होता। ठीक है, इससे पहले तो पांडवों के पिता पांडु स्वयं अपने को दंड देकर वन में चले गए, तो और कोई करता तो फांसी पाता। लेकिन सिर्फ राजा के बेटे ने कर दिया, इससे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो संरक्षक हमेशा प्रतिपाल्य के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, इसकी संभावना नहीं है। इसके कुछ एडिशनल प्रतिबंध संरक्षक की शक्ति पर भी लगे हैं। इस सेक्शन में उन्होंने कहा है कि संरक्षक भी विकृत चित्त या बालक के संबंध में जब अपनी अनुमति देगा तो निम्न कार्यों के लिए ही देगा। ठीक है, निम्न कार्यों के लिए मीनिंग देरबाई निम्न कार्यों को संपूर्ण करने के लिए ही विकृत चित्त या जो बालक है उसे किसी प्रकार की अपहानि ये कारित करने के संबंध में जो सम्मति होगी, वो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर संरक्षक की सम्मति है भी तो साक्ष्य मृत्यु कारित करने के किसी प्रयास पर इस सम्मति का कोई असर नहीं होगा। यानी अगर साक्ष्य मृत्यु कारित करने के लिए आपने सम्मति दी तो डेफिनेटली संरक्षक और जो कारित करेगा सब दोषी। फिर तो इस अपवाद का विस्तार है ही नहीं। आप देखेंगे, अभी हम इसकी चर्चा पूरी तरह से नहीं करेंगे, परंतु देखेंगे तो कहता परंतु इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। यानी संरक्षक की सम्मति कोई रक्षा नहीं करेगी। और अगले खंड में कह रहा इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपात के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य। यानी ठीक है,
संरक्षक को अनुमति है कि वो ऐसे कार्य को करने की अनुमति अपने प्रतिपाल्य के प्रति दे दे जिससे उसकी मृत्यु कारित होने की संभाव्यता ये संरक्षक को ज्ञात हो और कार्य के कर्ता को भी ज्ञात हो, और फिर भी दोनों दोषी नहीं होंगे। लेकिन ये केवल तब जब संरक्षक ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित होने की संभाव्यता उसे ज्ञात है, ऐसे कार्य को करने की सम्मति संरक्षक केवल उस दशा में देगा जब उस सम्मति के आधार पर जो कृत्य प्रतिपाल्य के प्रति किया जाना है, उस कृत्य से जो प्रतिपाल्य है यानी जो विकृत या बालक है, उसे घोर रोग, अंग शैथिल्य या मृत्यु से बचाना हो। इसके अलावा इन तीन उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से संरक्षक भी प्रतिपाल्य के प्रति कोई ऐसा काम करने की सम्मति नहीं दे सकता जिससे प्रतिपाल्य की मृत्यु कारित होने की संभावना ज्ञात हो। यानी जो हाईली इंजूरियस एक्ट, उनके संबंध में विधि ने विशेष रूप से हाथ बांध दी है, उद्देश्य बता दिए है कि आप सिर्फ इन उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के कामों की अनुमति देंगे जिनमें मृत्यु की संभावना, और आशय पूर्वक मृत्यु कारित करना ये तो दूर की कौड़ी है, ये तो पहले ही मना कर दिया, नो ये तो होगा ही नहीं। यहां ज्ञान की बात हो रही है, यहां आपको संभाव्यता ज्ञात है कि मृत्यु हो सकती है, तो केवल उन कामों के लिए। जबकि उस कार्य का उद्देश्य है अंग शैथिल्य। अंग शैथिल्य का वो तो कोमा में है आदमी, अंग शैथिल्य है। अंग शैथिल्य का मतलब यह हुआ आप अपनी मर्जी से अपने अंगों को चला नहीं सकते। कोमा में मृत नहीं है व्यक्ति, लेकिन कोमा में है, ठीक है। तो घोर रोग या घोर रोग हो, रोग नहीं, अगर रोग है और आपने मृत्यु कारित करने की जोखिम उठाने की सम्मति ये दे दी और उनने काम किया तो गए आप काम से। घोर रोग, अंग शैथिल्य या मृत्यु का निवारण या घोरुपति का निवारण, इसी के लिए घोरुपति है इसमें, हाँ, घोर रोग या अंग शैथिल्य, मृत्यु या घोरुपति, चार उद्देश्य। इन्हीं के लिए सिर्फ आप ऐसे कार्य को करने की सम्मति दे सकते हैं जिसमें मृत्यु होने की संभाव्यता भी आपको ज्ञात हो, अदरवाइज नहीं। इस सेक्शन को अब हम खत्म नहीं कर पाएंगे आज, इसलिए इस सेक्शन को कल खत्म करेंगे, और हमें लगता है कि कल हम सम्मति का चैप्टर पूरी तरह खत्म कर लेंगे। कल बाकी चीज कल देखेंगे, बात करेंगे।